Hello friends, hope you are doing well and you are following our videos and our class notes. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो समझ भी रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग आपको कंप्यूटर्स के पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो अच्छे फंडामेंटल तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स स्पेशली जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, बिकॉज आई एम कंप्यूटर एक्सपर्ट इन एमपीडी एजुकेशन, तो मेरा ये तो ध्यान में रखूंगा कि आप जो है कंप्यूटर्स के सारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझें, आपका फंडामेंटल क्लियर है वो, और आप एग्जाम में काफी अच्छे करें। दोस्तों हम जो है अभी जो है जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि इसमें ज्यादा प्रोग्राम तो नहीं आता है दोस्तों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सिलेबस में है और काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। शॉर्ट नोट्स के जरिए डिफरेंस पूछा जाता है। जो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में दोस्तों। यस, अगर आप सिलेबस को फॉलो करते होंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के आखिरी वाले पार्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। दोस्तों ये सी का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो आप लोगों को सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक सी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में ज्यादा प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, ये आपके आने वाले सेमेस्टर में ये फिर C++ हो या फिर जावा हो, उसमें भी आपका ये बहुत ही काम में आने वाला है। या फिर जब आप डिप्लोमा के बाद अगर आप कुछ हायर स्टडी भी करते हैं दोस्तों, डिग्री वगैरह करते हैं, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करेगा। तो अभी से अगर फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो आने वाले रास्ते आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हमारा आज का कंप्यूटर क्लास जो है स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। दोस्तों ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक तो है स्ट्रक्चर और एक अलग कॉन्सेप्ट है यूनियन। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंस भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों अभी तक जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए प्रीवियस क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर यूनियन के ऊपर क्वेश्चंस में प्रोग्राम तो आता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है काफी बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हमारे ये भी एक्सपर्ट है कि ये हमारा सिलेबस का ये आखिरी वाला पार्ट है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद देखेंगे यूनियन क्या है। चलिए दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में शुरू करने से पहले मैं ये डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक जाना पहचाना डायग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी एरे में और पॉइंटर में भी मैंने ये दिखाया था, तो कि यहाँ पे भी फिर से दिखा रहा हूँ आपको रिकॉल करने के लिए कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। डाटा टाइप्स इन सी में डाटा टाइप्स तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया प्राइमरी या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप, जो कि ऑलरेडी सी में अवेलेबल है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल्स। फिर से आ गया डेराइव डाटा टाइप्स, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस। इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कवर करने की कोशिश की है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने उसी क्लास में क्लियर किया था। देन तीसरी कैटेगरी क्या आता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो कि यूजर खुद भी अगर चाहे तो अपना खुद का एक डाटा टाइप बना सकता है। दो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है स्ट्रक्चर और एक है यूनियन दोस्तों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में था, लेकिन डेराइव्ड का और यूजर डिफाइंड का ये दो कॉन्सेप्ट जो है आपके चैप्टर नंबर 7 में कवर होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में से हम लोगों ने एरे, पॉइंटर, फंक्शंस एक एक करके, अब अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करें तो आपको मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और बात भी बोलना चाहूंगा, अगर एक वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए तो मैं रिक्वेस्ट भी ये करूंगा कि आप उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। वहां पे जो लेक्चरर्स हैं, वो फैकल्टीज हैं, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या डायग्राम दिया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, नोट्स में क्या दिया गया है, ये आप भी आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपको वो समझ में जरूर आएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो हमारे आपको मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, वो होगा स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। तो हम लोग आज की क्लास में वही देखेंगे, स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे यूनियन। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का अगर डेफिनेशन में बोलूं तो यहां पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे मैंने अभी बोला,
Structure is a union-defined data type available in C that allows to combining data items of different kinds या फिर dissimilar items। दोस्तों जब भी मैं अगर व्हाइट बोर्ड की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जब भी मैं लिखता हूं मान लीजिए इंटीजर x, तो इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर जो है वो एक 2 बाइट का मेमोरी स्पेस बना देता है, उसका नाम होता है x। इसके अंदर हम लोग कुछ भी नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए 37। जब भी मैं लिखता हूं इंटीजर x स्क्वायर ब्रैकेट, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ है वो एक एरे है, वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो इसके अंदर मान लीजिए मैं लिखता हूं 5, तो मतलब तब क्या होता है, एक एरे बन जाता है जो कि 5 घर वाला, और इसके अंदर भी सब इंटीजर ही होते हैं। ये तो हो गया एरे। जब भी मैं लिखता हूं मान लीजिए इंटीजर x, थोड़ा पिछला वाला मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, तो इसका मतलब ये भी एरे है, लेकिन ये 2 डायमेंशन एरे है। इसमें 3 रो है दोस्तों और 2 कॉलम है दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जब भी मैं लिखता हूं, ये जो डाटा टाइप लिखता हूं, अगर मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूं तो इसके अंदर जितने भी डाटा रहेंगे वो सिर्फ इंटीजर ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको मान लीजिए मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं फ्लोट, तो मतलब मैं जो एरे बना रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर जो 5 डिफरेंट स्पेस में जो रहेंगे, जो भी डाटा रहेगा वो फ्लोट बनेगा, वो यानी कि डेसिमल नंबर रहेगा। दोस्तों अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैरेक्टर, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रिंग में ही पढ़ा था, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब कैरेक्टर मतलब लेटर्स रहेंगे, कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो पूरा का पूरा डाटा रहता है, इसके अंदर जो भी डाटा रहता है वो सब सिमिलर टाइप के डाटा रहते हैं दोस्तों। अगर आप मेरा एरे का क्लास फॉलो करेंगे, उसमें मैंने एरे का डेफिनेशन भी दिया था, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसमें सिमिलर टाइप ऑफ डाटा रहता है दोस्तों। लेकिन सी में ऐसी भी सिचुएशन आएंगे, ऐसे भी आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ेगा, जो डेटा रहेगा वो जरूरी नहीं कि सब के सब डेटा एक ही टाइप के हो। मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसका नाम, मैं स्टूडेंट का नाम जानना चाहूंगा, उसका एज क्या है, उसने कितना परसेंटेज अपने मार्क रखा है 12th में या फिर 10th में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसका एड्रेस। ये सब इंफॉर्मेशन होने के बाद मुझे स्टूडेंट के बारे में कुछ डेटा मिलेगा। दोस्तों अगर मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो नाम जो है उसमें कोई नंबर होता है क्या? नहीं, नाम जो है वो एक स्ट्रिंग है दोस्तों। एरे में जाएंगे तो मैंने स्ट्रिंग के बारे में भी बोला है। स्ट्रिंग में क्या होता है, उसमें कुछ भी नाम होता है। मान लीजिए अजय एक नाम है, तो वो एक कैरेक्टर्स होते हैं सब। एज में कुछ कैरेक्टर हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, एज तो बस एक नंबर है। जैसे मान लीजिए वो एक 20 साल का लड़का है, तो मतलब एज इज 20। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो उसके कितने प्रतिशत मार्क है एग्जाम में उसके, तो मे बी ये वाला डाटा दोस्तों कुछ भी डेसिमल नंबर हो सकता है। मान लीजिए उसके एग्जाम में 72.4% है, तो उसके एग्जाम में 72.4% है दोस्तों। तो ये हो गया डेसिमल, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया एक स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर। एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस भी तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज है। उसका घर का नंबर, उसका गांव का नंबर, गली का नंबर, पिन नंबर दोस्तों एक नंबर होता है। तो या फिर एक बोलूंगा कि मोबाइल नंबर भी एक डिजिट ही होता है दोस्तों। तो जब भी हमारा इस तरह का रिकॉर्ड में लाते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत से डेटा मिक्स होता है। सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप अगर करेंगे तो इस तरह के डाटा को स्टोर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को इंडिविजुअली सबको एक एक के लिए एरे बनाना पड़ेगा या फिर डिफरेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों एक स्टूडेंट की बात हो तो चलेगा। मान लीजिए मेरे पास क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं 30 स्टूडेंट्स का डाटा बनाना चाहता हूं, उसका एक डाटाबेस सी प्रोग्राम के जरिए बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा? एक स्टूडेंट के लिए इतना, फिर स्टूडेंट 2 के लिए, फिर स्टूडेंट 3 के लिए,
मुझे सबके लिए ये सब जरूरत पड़ेगा, सबके लिए मुझे सब डाटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट का इवॉल्व हुआ जिसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला था दोस्तों, ये डिसिमिलर टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को एक कंबाइन करता है, एक गुच्छों में, एक बैग में, एक बॉक्स में अपने अंदर समेटता है, और उस स्ट्रक्चर के टाइप का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप बना सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह के डाटा टाइप रहेगा, कितने डाटा टाइप रहेगा, ये दोस्तों डिपेंड करता है कंप्यूटर यूजर के ऊपर जो प्रोग्राम लिख रहा है। तो स्ट्रक्चर को हम खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दोस्तों। इसके अंदर हम अपनी मर्जी के हिसाब से मेंबर्स इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई कैरेक्टर का वेरिएबल, अगर हम चाहें तो कोई इंटीजर का वेरिएबल, फ्लोट, डबल, जिस तरह चाहें हम अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप सबको समेट लेता है, सबके वो अपने अंदर डाल सकता है। इनफैक्ट एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एरे, 2 डायमेंशनल एरे भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो कि आगे आने वाले अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं दोस्तों। अगर मैं स्क्रीन पे जाऊं, अगर हमें स्लाइड पे फिर से जाएं तो डेफिनेशन में फिर से पढ़ दूंगा थोड़ा सा। इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू कंबाइनिंग डाटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जैसे कि मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट डाटा आइटम्स को ऐड कर रहे हैं। फिर डिक्लेयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करें, जैसे कि मैंने इंटीजर को मैं डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर x लिख के, तो स्ट्रक्चर को मैं कैसे डिक्लेयर करूं दोस्तों, ये वाला वर्ड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्ट, जो कि ब्लू में लिखा है, और स्ट्रक्ट नेम, स्ट्रक्चर का नाम जो है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है स्ट्रक्ट नेम दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट का बनाना चाहता हूं, लिख सकता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, पर पहले थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे दोस्तों एट द एंड एक सेमीकोलन भी रहेगा, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर डाटा टाइप मेंबर 1, डाटा टाइप मेंबर 2, डाटा टाइप मेंबर 2, अपने मर्जी के हिसाब से मैं जितना चाहूं मेंबर इसके अंदर डाल सकता हूं। एक मेंबर हो सकता है, 2 मेंबर हो सकता है, 10-12 मेंबर भी हो सकते हैं, जितना चाहे आप डाल सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देख लेंगे दोस्तों। स्ट्रक्ट बुक, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रक्ट वर्ड तो रहेगा बाय डिफॉल्ट, और स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रक्ट बुक, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट एंड होगा। इसके अंदर में 4 मेंबर डाला है मैंने जैसे कि बोला था मेंबर कुछ भी हो सकता है। ये पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर और ये चौथा मेंबर। पहला मेंबर में क्या है, कैरेक्टर टाइटल 20, मतलब इसके अंदर एक एरे मैंने डाला हुआ है जिसका नाम है टाइटल। फिर दूसरे वाला मेंबर भी एक और कैरेक्टर एरे है जिसका नाम है ऑथर। फिर तीसरा इंटीजर पेज, फ्लोट, प्राइस। दोस्तों मैंने बुक के लिए बना रहा हूं, तो मुझे एक बुक, एक किताब के लिए 4 बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। बुक का नाम क्या है, उसका टाइटल का नाम क्या है, जो कि एक कैरेक्टर होगा। फिर उसका ऑथर का नाम क्या है, मतलब किसी लेखक का नाम होगा, तो मैंने एक 25 वाला एक कैरेक्टर बनाया मैंने। फिर मैंने डाला है पेज, पेज तो हमेशा एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है। फिर है प्राइस, उसका प्राइस मान लीजिए 112 रुपये 50 पैसा, मतलब वो एक फ्लोट नंबर आ गया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसे अगर कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें। स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, तो मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे मैंने अभी दिखाया एक स्टूडेंट के तो बना दिया, बाकी मुझे 30 स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 करके मुझे 30 के 30 स्टूडेंट्स को वेरिएबल उसी स्ट्रक्चर टाइप का ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ए स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी अदर टाइप। पहले तो मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूं, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखूंगा, फिर उसके अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखूंगा। तो स्ट्रक्चर तो डिफाइन हो गया, फिर एट द एंड स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद ही दोस्तों मैं ये कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते हैं, उसके बाद अगर पहले से ही आप अगर उसको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तब कंपाइलर में एरर दिखाएगा। पहले तो स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए, मैं क्या बनाने वाला हूं, उसको बाद आप उसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले यूज कर देंगे बाद में इसको डिफाइन करेंगे, ऐसा करेंगे तो वो एरर आएगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल मैंने फिर से बनाया मैंने दोस्तों। ये वाला डायग्राम बहुत से आपके डाउट्स क्लियर करने वाला है। अभी ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, तो उसकी मैंने पिछले बार भी दिया था,
मैंने 3 चीजें लिया हुआ। मैंने कैरेक्टर टाइटल, बुक का नाम जो है वो एक एरे है, उसका 20 घर वाला एक लंबा सा एरे है। कैरेक्टर ऑथर, एक लेखक का नाम, उसके लेखक का नाम को स्टोर करने के लिए मैंने 15 घर वाला एक एरे बनाया है। फिर फ्लोट प्राइस, उसका प्राइस कितना है। बस मुझे 3 चीजें चाहिए। ये तो मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। अब इसका वेरिएबल भी बनाऊंगा। उसके बाद में लिखा स्ट्रक्ट बुक, ये जो बुक है ABC, मतलब मुझे 3 बुक का डाटा चाहिए। और बुक ए जो है वो स्ट्रक्ट बुक की कैटेगरी में आता है, उसी टाइप का है। बी जो है वो अगेन स्ट्रक्ट बुक टाइप का है। सी जो है वो स्ट्रक्ट बुक टाइप का है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं इंटीजर ABC, जो आप पहले लिखते थे, मतलब ए जो एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का होता है, सी एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, बी भी एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है। ABC तीनों है। वैसे यहाँ पे ABC, ए जो है वो बुक कैटेगरी का है, बी जो है बुक कैटेगरी का है, सी जो है बुक कैटेगरी। अब ये बुक कैटेगरी क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ, तभी कंपाइलर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सी कंपाइलर को पता चल चुका है कि इसने एक यूजर डिफाइन ऑलरेडी बना चुका है, इसको मैंने डिफाइन यहाँ पे कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर मैं जब भी सी प्रोग्रामिंग में लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड में होता क्या है, मेमोरी लोकेशन में होता क्या है दोस्तों, उसका एक झलक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं दोस्तों तो ये तीनों मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएंगे। एक के अंदर क्या रहेगा, एक के अंदर एक पूरा बुक के लिए जो 3 मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो उस बुक का टाइटल, उसका ऑथर का नाम और उसका प्राइस। टाइटल के लिए पूरा का पूरा टाइटल एक लंबा सा 20 वाला एक एरे चाहिए। ऑथर का नाम के लिए पूरा का पूरा एक ऑथर नाम के लिए मेरे को और एरे बन चुका है। और प्राइस के लिए एक फ्लोट का एक वेरिएबल बन चुका है। दोस्तों, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा, इसको मैं नाम डालना चाहूंगा इसके अंदर बुक का टाइटल, जब भी मैं ए डॉट टाइटल लिखूंगा तो वो इसी को ही समझाएगा। अगर मैं ए डॉट ऑथर लिखूंगा तो वो इसी को समझाएगा। अगर मैं ए डॉट प्राइस लिखूंगा तो वो इसी को ही समझाएगा। ठीक उसी तरह डिट्टो सेम उसी तरह मैंने बी में डिक्लेयर किया हुआ है। बी किस कैटेगरी का होता है, कौन सा डाटा टाइप का, बी स्ट्रक्ट बुक डाटा टाइप का है। फिर से एक और स्पेस बन जाएगा। जब भी मैं बी डॉट टाइटल लिखूंगा तो मतलब ये वाला, बी डॉट ऑथर लिखूंगा तो बी का ऑथर, बी बुक का जो ऑथर है वो आ जाएगा। बी डॉट प्राइस लिखूंगा तो जो बी बुक का प्राइस है उसके अंदर यहां पर रहेगा। वैसे सी डॉट लिखूंगा तो सी डॉट टाइटल, तो सी का जो टाइटल है वो यहां पे आएगा। सी डॉट ऑथर तो वो यहां पे आएगा। सी डॉट प्राइस वो यहां पे आएगा। तो मेमोरी लोकेशन में ऐसा ही मेमोरी स्टोर होता है दोस्तों। दोस्तों, एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, स्ट्रक्चर का स्पेस कितना लेता है। जब आप सी में पढ़े होंगे, सी में जब हम लोग बेसिक डाटा टाइप्स देखते थे, बिल्ट इन डाटा टाइप्स, उसमें कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता था मेमोरी लोकेशन में, और जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेता था, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता था। तो उसके ऊपर डिपेंड करता था एक्चुअली। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है कितना मेमोरी स्पेस लेगा, हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा और ज्यादा मेमोरी स्पेस लेगा। हमारा स्ट्रक्चर अगर छोटा सा होगा तो कम मेमोरी स्पेस लेगा। यहाँ पे मैंने एरे लिखा हुआ है, 2 एरे है और एक फ्लोट प्राइस है, तो ये वाला पूरा का पूरा मेमोरी स्पेस लेता है दोस्तों। यहाँ पे मेमोरी बहुत यूज होने वाला है। जितना स्ट्रक्चर, अगर हम ज्यादा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा, क्योंकि यूजर डिफाइंड है। तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने बड़े बड़े यहाँ पे एरे यूज कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं और तीनों मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है। मान लीजिए मैं अगर ऑथर का नाम लिखूं, एक ऑथर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो बहुत ही बड़ा नाम है, वो 15 का 15 एरे जो है ना पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। या फिर अगर मैं लिखूं कि आप एक बी वाला बुक का जो ऑथर है उनका नाम है एलेक्स, बहुत ही छोटा नाम है ALEX, तो ये जो 15 वाला मैंने जो एरे बनाया है ना, उसमें जो मेमोरी स्पेस काफी बच जाएंगे दोस्तों। बस 4 लोकेशन ही यूज होगा, बाकी ये यूज नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन बाकी के जो मेमोरी स्पेस है वो ऐसे ही अनयूज्ड पड़े रहेंगे, उसको आप लोग बाकी कहीं भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर जितने भी मेमोरी मेंबर्स रहेंगे, हर मेंबर के लिए वो अलग अलग मेमोरी स्पेस बनाएगा। एक बार डिक्लेयर कर देते हैं आप, मान लीजिए मैंने ए डिक्लेयर किया, बी डिक्लेयर किया, सी डिक्लेयर किया, तो
कंप्यूटर जो सी कंपाइलर है वो क्या करेगा, ए का पूरा पूरा एक मेमोरी स्पेस लेगा, उसके अंदर एरे के लिए, 2 एरे के लिए और एक फ्लोट के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व करके रख देगा। बी के लिए भी दोस्तों वही करेगा, सी के लिए भी अलग से वही करेगा। तो ये स्ट्रक्चर में बैकग्राउंड में ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारा जो मैंने ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूनियन में भी काम में आएगा। यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस समझने में ये आपको आसानी होगी दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों यूनियन। अगर देखा जाए तो लॉजिकली दोस्तों यूनियन भी वैसा ही काम करता है जो स्ट्रक्चर काम करता है दोस्तों। यूनियन जो बनाया गया है, यूनियन को अगर ना भी बनाते तो चलता, क्योंकि यूनियन का भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। डिट्टो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन इज सेम एज स्ट्रक्चर एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज डाटा स्पेस जो है उसके लिहाज से देखा जाए तो यूनियन थोड़ा सा अलग है स्ट्रक्चर इस कंपैरिजन में। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर में मैंने बोला था आपको। बट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन यूज द सेम लोकेशन। लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है दोस्तों, यूनियन के अंदर भी हम लोग मेंबर डाल सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर के अंदर स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन होता है। लेकिन यूनियन के केस में वो सबसे बड़ा वाला मेमोरी लोकेशन स्टोर कर देता है, उसी के अंदर ही बाकियों को वो बार बार यूज करता रहता है वो मेमोरी लोकेशंस। यूनियन कैन हैंडल वन मेंबर एट ए टाइम। तो यूनियन जो है उसका एक डिसएडवांटेज है, सारे के सारे मेंबर को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं, यस ये वाला दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अगर ये यूनियन होता तो क्या होता, ये जो 3 मेंबर्स हैं वो तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं बनाता। जो सबसे वाला मेमोरी स्पेस, बड़ा वाला मेमोरी स्पेस जो है उसी हिसाब से वो अपना साइज लेता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मेमोरी स्पेस टाइटल, कैरेक्टर टाइटल वाला है, तो उतना ही मेमोरी स्पेस लेगा, उसी में ही वो यूज करके बाकी ऑथर का नाम यूज करेगा, उसी मेमोरी स्पेस को यूज करके प्राइस का भी यूज करेगा। तो एट ए टाइम, इसीलिए क्योंकि मेमोरी स्पेस के शॉर्टेज है तो वो एट ए टाइम तीनों को हैंडल नहीं कर पाता है। दोस्तों यूनियन का भी अपना एक एडवांटेज है, जब भी आपका मेमोरी स्पेस शॉर्टेज होता है तो उस केस में यूनियन यूज करना आइडियल माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास मेमोरी सफिशिएंट है, अगर मेरा कंप्यूटर का मेमोरी बहुत है तो जितना भी स्ट्रक्चर यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेमोरी लिमिटेड है तो फिर यूनियन यूज कीजिए, मेमोरी काफी है तो फिर स्ट्रक्चर यूज कीजिए। लेकिन दोनों का जो पर्पस है वो सेम है। डिसिमिलर डाटा को हम लोग एक ही गुच्छे में रखते हैं, जो कि हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा बोलते हैं। यूनियन का भी एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यूनियन का बस जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे बस एक यूनियन का ही कीवर्ड यूज होना है, यूनियन, यूनियन नेम वैसा ही है, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर जैसा ही है दोस्तों। यूनियन का स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, डाटा टाइप मेंबर 1, मेंबर 2, जितना चाहे आप मेंबर लिख सकते हैं। और यूनियन का जो आप लोग वेरिएबल बनाते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूनियन नेम, ऑब्जेक्ट नेम। एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लीजिए वही बड़ा बुक का एग्जांपल मैं अगर दूं, यूनियन बुक, कैरेक्टर टाइटल, कैरेक्टर ऑथर, फ्लोट प्राइस, यूनियन बुक ABC। दोस्तों ये भी वैसा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी स्पेस जो है अगर प्रोग्राम में देखा जाए तो कुछ डिफरेंट नहीं, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो सी कंपाइलर जहाँ पे मेमोरी स्पेस को बचा कर रखता है, वहां पे सारा खेल हो जाएगा। यूनियन के केस में वो बस कैरेक्टर टाइटल, वो ये सबसे बड़ा स्पेस लेता है ये, तो उसी हिसाब से ही वो स्पेस रिजर्व करके रखेगा, बाकी स्पेस थोड़ा सा कम यूज होगा आपका। और एट ए टाइम 3 जो मेंबर्स हैं वो हैंडल नहीं कर पाएगा, एक एट ए टाइम एक ही मेंबर को वो हैंडल करेगा। तो दोस्तों ये हो गया यूनियन। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, और स्ट्रक्चर यूनियन के बीच में डिफरेंस है। दोस्तों आप हमारे नोट को फॉलो कीजिए, उसमें स्ट्रक्चर यूनियन का डिटेल्स दिया गया है। हम लोग ने पूरा का पूरा एक चैट के जरिए ये समझाने की कोशिश भी उसी में किया हुआ है कि स्ट्रक्चर में और यूनियन के बीच में बेसिक डिफरेंस, जैसे कि मैंने बोला, वो सारे कॉन्सेप्ट नोट्स में भी है। आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और एग्जाम में अगर आएगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस आप बोलिए तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ऐसा मेरा ये मानना है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा जो क्लास है। चैप्टर नंबर 7 काफी इंपोर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा टॉपिक है इसका,
और बहुत से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए, हायर सेमेस्टर के लिए, या फिर अगर आप हायर स्टडी करेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आने वाले हैं दोस्तों। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, अगर जॉब चाहिए तो आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। एग्जाम में तो हाँ, सब लोगों का यही तो एम है कि हम लोग एग्जाम में अच्छा करना है, लेकिन दोस्तों अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, आप कहीं पे भी हार नहीं मानेंगे। अगर आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे, हायर स्टडी करेंगे, तब आपको भी वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ स्ट्रक्चर यूनियन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।